गाइस, स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस इन डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। बेसिकली कई सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि डेटा स्ट्रक्चर में एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी डेटा को मेमोरी में जगह देने के लिए जिस तरीके की ज़रूरत पड़ती है वही डेटा स्ट्रक्चर है। सपोज़ करिए अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को मेमोरी में जगह देनी है तो उसके लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटीजर डेटा टाइप हमें बनाना पड़ता है और उसी डेटा टाइप के बेसिस पर उतना ही स्पेस उस वेरिएबल को मिल जाता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। ये एक काफ़ी बेसिक आइडियाज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि डेटा टाइप्स को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि डेटा टाइप्स का काम क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग उसी टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवाना। कॉन्सेप्ट यही है, इसी को हमें समझना है। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बस अपने माइंड में एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेटा को स्टोर करवाना चाह रहा है मेमोरी में, और मेमोरी में स्टोर करवाने का काम डेटा स्ट्रक्चर करता है। और इसके लिए ये बताया जाता है कि कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होगा। सपोज़ करिए कि एक से ज़्यादा सेम टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए एरे का इस्तेमाल होता है। डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स बनाना पड़ता है और उसके वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे एप्लीकेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर में, और एक बार अगर ये क्लियर हो जाए कि वेरिएबल्स कौन सा इस्तेमाल होगा किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करवाने के लिए, तब हम कई सारे ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन ऑर्डर टू यूज़ इट एफिशिएंटली। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तीन ही पार्ट होते हैं बेसिकली: करेक्टनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, जैसे मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक काम किसी भी टाइप की डेटा को मेमोरी में प्रॉपर स्पेस देना होता है, उसकी जगह देनी होती है, और उस पर फिर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं जिससे कि वो उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में हो जाए। यहाँ पर बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर कब अच्छा माना जाएगा किसी भी चीज़ का। जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम्स को बनाने के लिए कई सारे लॉजिक्स होते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ये बोलूँ कि मुझे अपने नाम को 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो इसके दो लॉजिक्स हैं। या तो मैं 100 टाइम्स से प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँ, या फिर सिंपली लूप का यूज़ करके एक बार स्टेटमेंट लिखकर उसे 100 टाइम्स प्रिंट करवा दूँ। अब डिपेंड हमें ये करता है कि बेहतर कौन सा है। अगर बात ये किया जाए कि अगर मैंने 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, उसे एग्जीक्यूट करवाया, तो इसमें ज़रूरी है कि वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूशन करेगा और फास्ट करेगा। क्लियर? लेकिन अगर लूप का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कंट्रोल जंप करते करते उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता है कि कंडीशन ट्रू है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कंट्रोल यहाँ पर जंप होते हुए स्टेटमेंट के पास में जा रहा है। काम दोनों में सेम ही हो रहा है। लेकिन अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड पहले वाला होगा, जहाँ पर सीक्वेंस वाइज 100 स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ किया, तो स्पीड उसकी ज़्यादा रहेगी, ना कि लूप की। लेकिन अगर हम बात करें मेमोरी की बात करें या स्पेस की बात करें, तो स्पेस 100 टाइम्स जो हमने लाइन जो लिखा है उसमें मेमोरी ज़्यादा खर्च होगी इन कंपेयर टू दी लूप, क्योंकि लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट का यूज़ हो रहा है और वेरिएबल जो यूज़ हो रहा था वही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्किंग बताई जा रही है डेटा स्ट्रक्चर की, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है किसी भी डेटा का, कि उस डेटा के ऑपरेशंस पर कितना टाइम लग रहा है। यूज़र को कितना टाइम लग रहा है वो अलग बात है। यहाँ पर मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ। मेमोरी में कोई डेटा स्टोर होने के बाद उस पर ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होने हैं वो कितना टाइम लग रहा है। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा कि सपोज़ करिए कि रोड जितनी चौड़ी होगी
रोड यानी सड़क जितनी चौड़ी होगी, मैक्सिमम व्हीकल्स को रोड पास करने में उतनी ही आसानी होगी और टाइम कम लगेगा। यानी स्पेस ज़्यादा है तो व्हीकल को पास करने में टाइम कम लगा। इसी तरीके से अगर रोड की विड्थ कम होगी तो उन्हीं व्हीकल्स को पास होने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पेस कम है। यहाँ पर अगर हम रोड को मेमोरी मान लें, मेमोरी स्पेस मान लें, और व्हीकल को हम मान लेते हैं डेटा, तो सेम चीज़ यहाँ पर आ गई है कि अगर कोई भी एल्गोरिथम इस तरह से बनी हुई है किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पर डेटा को ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है, यानी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, तो उस केस में टाइम कम लगेगा, यानी एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। लेकिन अगर स्पेस कम दिया गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी डेटा स्ट्रक्चर के लिए दोनों चीज़ यहाँ पर आ गई। अगर स्पेस ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा है तो स्पेस कम लगेगा। ये डेटा स्ट्रक्चर इन्हीं दोनों चीज़ों को फॉलो करता है और इसी को ही बेस्ट माना जाता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि टाइम भी कम लगे और स्पेस भी कम लगे। ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए हो सकता है, जैसे कि 2 नंबर को हमें ऐड करना है तो इसमें टाइम और स्पेस की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, काफ़ी नगण्य होता है। लेकिन हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट में बिना डेटा स्ट्रक्चर का ये काम हो ही नहीं सकता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक्स लगाना पड़ता है और इस लॉजिक्स के लिए हमें एल्गोरिथम्स जनरेट करनी होती है। और ये एल्गोरिथम्स इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि पहला तो वो करेक्ट हो और दूसरा ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाए। या तो टाइम ज़्यादा लगे तो स्पेस कम हो, और स्पेस ज़्यादा हो तो टाइम कम हो। दोनों का ज़्यादा होना गलत माना जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और दोनों का कम होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कोई भी एल्गोरिथम कितनी स्मूथली एग्जीक्यूट हो रही है, और हम सब तो यही चाहेंगे कि एल्गोरिथम स्मूथली एग्जीक्यूट हो, जिससे कि कोई भी यूज़र अगर प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करे तो आसानी से उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सके। यही बात यहाँ पर आ रही थी कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस क्या है। तो एल्गोरिथम का एप्लीकेशन तो यही है कि किसी भी यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट होना मस्ट है, और उन्हीं एल्गोरिथम को हमें ज़्यादा प्रेफर करना है कि जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम हो या अच्छी मानी जाए। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कब माना जाता है कि एक बार डेटा अगर मेमोरी में स्टोर हो गया तो उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाना है तो एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, और उस पर हम उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सर्चिंग और शॉर्टिंग की बात करें तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि सिंगल है, या तो आइटम सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, और अपने आप में वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। लेकिन हाँ, अपडेट कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर उन्हें कहा जाएगा कि उसमें सर्चिंग वाली बात कंप्लीट हो, उसमें शॉर्टिंग हो जाए, इंसर्ट हो जाए, अपडेट हो जाए और डिलीट हो जाए। और इंसर्ट भी कहीं पर भी हो जाए, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो या मिडिल में हो। इसी तरीके से डिलीट भी कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो। तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को अलाउ करने के लिए जैसे एरे है, लिंक लिस्ट है, ये हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये है कि डेटा क्या होता है। इट इज़ दिस डेटाज आर वैल्यूज आर सेट ऑफ द वैल्यूज। डेटा आइटम्स रिफर टू द सिंगल यूनिट ऑफ द वैल्यू। ग्रुप आइटम क्या होता है कि एक से ज़्यादा अगर आइटम्स को हमें है तो उन्हें एक ऐसे सब डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्री आइटम कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। एट्रीब्यूट एंड एंटिटीज़, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। एंटिटी सेट, एक से ज़्यादा अगर एट्रीब्यूट्स को हमें स्टोर करवाना है तो वो चीज़ आ जाती है। फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल, ये हम कह सकते हैं कि फील्ड इज़ ए कॉलम्स, रिकॉर्ड इज़ द कलेक्शन ऑफ द कॉलम्स, यानी कि फील्ड को एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं और कलेक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स हमारा रिकॉर्ड कहलाएगा, और कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड हम कह सकते हैं दिस इज़ द फाइल। आई होप समझ में आ गया बेसिक टर्म्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू टू मच।